भाषा दरअसल पढ़ाई जा रही है, या कहें कि अब शब्दावली बदल दी गई है। इन तस्वीरों में भी देखिए तो ए फॉर अर्जुन और सी फॉर इसी तरह चाणक्य होगा। और बल्कि आपको बता दें कि न सिर्फ ये पढ़ाई जा रही है बल्कि किताब भी अब नई शब्दावली के साथ ही छापी जा रही है। यहाँ आपको किताबों में ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम, सी फॉर चाणक्य देखने को मिल रहे हैं। इस किताब की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रही है। बच्चे अब वो नहीं पढ़ेंगे जो अब तक पढ़ते आए, यानी ए फॉर एप्पल, अब वो पढ़ेंगे ए फॉर अर्जुन। वायरल हो रही इस किताब की तस्वीरों में ए से जेड तक के शब्दों का मतलब भारतीय पौराणिक इतिहास से निकाले गए हैं। ये वायरल तस्वीरें लखनऊ के अमीनाबाद इंटर कॉलेज की हैं। अमीनाबाद में स्थित ये स्कूल 125 साल पुराना है। यहाँ अब बच्चों को ABCD नए तरीके से पढ़ाई जा रही है, जिसमें सभी नाम भारतीय ऐतिहासिक पौराणिक महापुरुषों से संबंध रखते हैं। किताब में महापुरुषों की तस्वीरों के साथ जानकारी दी गई। किताब में ए फॉर अर्जुन इज अ ग्रेट वॉरियर और बी फॉर बलराम इज अ ब्रदर ऑफ कृष्ण बताया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल साहब लाल मिश्र का कहना है कि बच्चों को भारतीय इतिहास की जानकारी बेहद कम है। ऐसे में इस तरह के कदम से बच्चों को जो ज्ञान है वो बढ़ता रहेगा, ज्ञान में बढ़ोतरी होती रहेगी। तो देखिए ये किताब के कुछ पिक्चर्स हैं जो कि खूब वायरल हो रहे हैं। और वाई फॉर यशोदा, मदर ऑफ कृष्ण, इसी प्रकार सी फॉर चाणक्य, ए फॉर अर्जुन और बी फॉर बलराम, इस तरह के शब्द अब बच्चे पढ़ेंगे। अपनी भारतीय संस्कृति की जड़ों के बारे में जो आजकल की जनरेशन, आजकल की पीढ़ी है, वो बहुत कम उसको नॉलेज है। तो जो बचपन से बिल्कुल स्टार्टिंग से उनको थोड़ा सा भारतीय संस्कृति के बारे में उनका ज्ञानवर्धन करने के पर्पज से एक प्लान किया गया है। तो उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्णमालाओं के अक्षरों के नाम पर जो पढ़ाया जाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो उसको ऐसे इस तरह बदलने के प्रयास किया जा रहा है जिससे बच्चे अपनी जो भारतीय संस्कृति की जड़ें हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से जान सकें। तो लखनऊ के अमीनाबाद इंटर कॉलेज की पहल है, जिसमें जो महापुरुष हैं हमारे इतिहास के, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए, सनातन परंपरा से जुड़े हुए, उन सभी का नाम अब जो ABCD है वो इस तरह पढ़ाई जाएगी कि जैसे ए फॉर अर्जुन होगा, ए फॉर एप्पल नहीं होगा यहाँ। और ये जो किताब है इसके पिक्चर्स खूब वायरल हो रहे हैं। बी फॉर इसी तरह बलराम पढ़ाया जाएगा। ABCD की नई शब्दावली यहाँ पढ़ाई जा रही है। सिर्फ पढ़ाई नहीं जा रही बल्कि किताबें भी नई शब्दावली के साथ छप रही हैं। यहाँ आपको किताबों में ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम, सी फॉर चाणक्य जैसे नाम देखने को मिलेंगे। ये कौन थे, उन्होंने क्या किया है, ये सब उसमें बाकायदा लिखा होगा। जैसे अर्जुन इज़ अ ग्रेट वॉरियर, ए फॉर अर्जुन, इसी तरह चाणक्य। और ये तमाम जो ए से लेकर जेड तक की शब्दावली है, इसे हमारे सनातनी महापुरुषों के साथ, हमारे देश के महापुरुषों के साथ जोड़ा गया है ताकि बच्चे हमारी संस्कृति को पहचान सकें, जान सकें। तो Z फॉर जैसे आप देख रहे थे जामवंत, और Y फॉर यशोदा, A फॉर अर्जुन, C फॉर चाणक्य, ये इस किताब में पढ़ाया जा रहा है। वायरल हो रही इस किताब की तस्वीरों में A से Z तक के शब्दों का मतलब भारतीय पौराणिक इतिहास से निकाला गया है। ये लखनऊ के अमीनाबाद इंटर कॉलेज की किताब की तस्वीरें हैं। 125 साल पुराना है ये स्कूल और बच्चों को यहाँ पर नई ABCD पढ़ाई जा रही है। सभी नाम भारतीय ऐतिहासिक और पौराणिक महापुरुषों से संबंध रखते हैं इस किताब में, और बाकायदा उसकी जानकारी भी दी गई है कि ये कौन थे और ये क्यों महत्वपूर्ण हैं।
अनिल के अंकुर जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, स्टेट हेड उत्तर प्रदेश हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनिल जी, ये जो अमीनाबाद का स्कूल है, इसमें जिस तरह से ABCD की नई शब्दावली निकाली गई है, बाकायदा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, सबसे पहले तो इस विषय में आपसे जानना चाहेंगे, इसे किस तरह देख रहे हैं आप? अनिल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अब देखिए, ये जो मामला लखनऊ में आया है, हालांकि जो नई शिक्षा नीति की अगर बात करें तो उसमें स्पष्ट जो नीति की है तो उसमें महापुरुषों को लेकर भी कहा गया था कि जो पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका है वो नए टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाएगा, और खासकर जो अक्षर अभी तक बच्चे जो पढ़ते थे आज से आम, वो कहीं ना कहीं वो अर्जुन का नाम जानेंगे, रामायण के जो पाठ उनका नाम जानेंगे, भगवान राम का जाए, यानी महान पुरुषों से वो जोड़ा जाएगा, तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी आसान होगी, और जो देश का इतिहास है या महापुरुषों का इतिहास है वो भी बच्चे कहीं ना कहीं जानेंगे। तो मुझे लगता है इस सब मामले को लेकर लगातार शिक्षा नीति अभी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में भी कुछ शिक्षा को लेकर बदलाव हुआ। अभी तक बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों ही जो डायरेक्टर अलग अलग होते थे, लेकिन उस पर एक महानिदेशक बैठा दिया गया जिसको दोनों विभाग एक कर दिया गया। और नई शिक्षा नीति की जो है वो भी एक कहती है कि एक अच्छा एक से लगा के इंटर तक की एक ही जो उसमें रहे। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी इस मामले में मंत्री अलग अलग हैं, दोनों विभाग के, माध्यमिक और बेसिक के, लेकिन सरकार की एक बार कोशिश है कि जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत जो बच्चे पढ़ें, जिस तरीके से नई शिक्षा नीति के तहत से एक पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं महापुरुषों का स्थान या फिर टेक्नोलॉजी का स्थान, अब अभी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो पढ़ाई होती है बच्चों को लेकर, अगर कोई छोटे बच्चों की पढ़ाई को उदाहरण की बात करें तो एक तरह से टमाटर होता है तो टमाटर वहां रखा जाता है ताकि बच्चों को ज्ञान भी हो कि किस तरीके से टमाटर अगर होता है तो फिर किस रंग से होता है, कैसे होता है, ये सब तमाम जो जानकारी है वो बच्चों के अंदर आएंगी। तो ये नए जमाने की पढ़ाई है, नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से। हाँ। और साथ ही साथ जो नई शिक्षा से लगातार सरकार कोशिश कर रही है और प्रयास कर रही है। जी बहुत संक्षेप में अनिल जी कि कई जगह विरोध भी होता है, क्या इसकी शुरुआत हो चुकी है या इसके अलावा बाकी स्कूलों में भी अब इसी पद्धति को फॉलो किया जाएगा, ये नए अल्फाबेट्स आएंगे अब? देखिए, विपक्ष इस पर लेकर धावा बोल रहा है क्योंकि जिस तरीके से अभी तक पढ़ाई हो रही थी, कहीं न कहीं विपक्ष का यह मानना है कि उन महापुरुषों का नाम इसमें लिया जाता है जो एक धार्मिक हैं या इस तरीके के हैं, तो वो उसको लेकर कहीं न कहीं मतभेद और पक्ष और विपक्ष में है। लेकिन पक्ष विपक्ष को छोड़कर हमको इस समय सभी को मुझे लगता है इस पढ़ाई को पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों की भविष्य पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि इन सब चीजों को लेकर राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। बच्चों की भविष्य को लेकर या पढ़ाई को लेकर के अभी पिछले दिनों भी कई विवाद स्कूल से राजनीतिक मामला तूल पकड़ गया, यहाँ तक मामला कोर्ट में पहुंचा। लेकिन कहीं न कहीं अगर इस तरीके से मामले को कोर्ट में पहुंचते हैं तो बच्चों का नुकसान होता है, उनका बौद्धिक जो विकास है उस पर कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है। तो मुझे लगता है ऐसे मामलों में किसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिन मामलों में बच्चों का विकास हो रहा हो, बच्चों की पढ़ाई और बेहतर हो रही है, ज्यादा जानकारी मिल रही है, वो महत्वपूर्ण है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनुल जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो नए अल्फ़ाबेट की जो है किताबें आनी शुरू हो गई है, हालांकि इस स्कूल में जो कि 125 साल पुराना है वहाँ ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जानकारी तो मिल ही रही है, लेकिन जाहिर तौर पर इसका विरोध भी होगा क्योंकि एक धर्म विशेष की ही जानकारियाँ क्यों, इसमें फिर सभी की जानकारी मिलनी चाहिए। इस पर क्या कुछ अपडेट रहेगा आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। फिलहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं और हमारी दूसरी खबर है भारत माता की जय पर सज़ा। हाँ, ऐसा भी होता है और ये हुआ है मध्य प्रदेश के गुना में, जहां एक छात्र को भारत माता की जय का नारा लगाने पर सजा मिली है। महिला टीचर ने छात्र को न सिर्फ जमकर फटकार लगाई बल्कि उसे अगले 4 घंटे तक जमीन पर बैठा कर रखा। इस मामले में मिशनरी संस्था के क्राइस्ट स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है। जानकारी लगने पर हिंदू नेताओं और छात्र के परिजनों ने स्कूल में हंगामा कर दिया। इस मामले में 2 टीचर्स के खिलाफ FIR भी हुई है। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में अभिभावकों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और इस मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घटना के बाद अधिकारियों के साथ बात की। उन्होंने बताया कि मामले में टीचर्स जस्मिन खटून और जस्टिन के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने कार्रवाई की है। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि जो आज शिकायत मिली है उसमें कार्रवाई होगी, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। साथ ही मंत्री ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि हर स्कूल में प्रार्थना के बाद भारत माता की जय बोला जाए।
ग्राउंड में प्रेयर करवाने के लिए नीचे लाए। जब असेंबली ख़त्म हुई तब वो राष्ट्रगान गाया। फिर गाने के बाद मैंने भारत माता की जय बोल दिया था। जैसे मैंने भारत माता की जय बोली, एक सर आए जसलिन सर, उन्होंने मेरी कॉलर पकड़ के मेरे को लाइन से बाहर किया और बोला का व्हाट आर यू सेइंग, गो टू फादर। तो फिर मेरी एक हिंदी वाली टीचर है, उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो अपनी क्लास टीचर के पास चले जाओ। मैं क्लास टीचर के पास गया तो उन्होंने मेरे को डांटा और कहा ऐसा करना है तो अपने घर में जाके बोलो, यहाँ पे नहीं चलेगा। फिर मेरे को पूरे दिन का उन्होंने कहा था पूरे दिन जमीन पे बैठना। फिर उनका वापस 4th पीरियड था, 4th पीरियड में वापस आए। फिर 4th पीरियड जब खत्म हुआ ना, तब उन्होंने कहा चलो अभी अपनी बेंच पे बैठो। कौन सी टीचर थी ये? क्लास टीचर थी वो हमारी, उनका नाम है जसमीना खातून। और इतना ये गंभीर बात नहीं है। हाँ, क्या उसे भारत माता की जय बोलने पर ही सजा दी गई है? सजा देखो, उसमें डिसिप्लिन प्रॉब्लम भी कभी कभी होता है क्लास में, इसलिए बिठाया है। सर, सुनने में आया कि 4 घंटे बच्चा स्कूल के बाहर बैठा ऐसे है। कुछ नहीं, 2 पीरियड टीचर ने बिठाया है। बोलने में क्या नहीं बोल सकते हैं। सर, आपने पत्र लिख के बोला है इस तरह की गतिविधियां नहीं होंगी, आपके स्कूल प्रबंधन ने बोला है? वो हमने उनको लिख दिया है। मैं इस कृत्य के लिए स्कूल की निंदा करता हूँ और मैंने कलेक्टर को दिशा निर्देश दिया है कि आप हर स्कूल के अंदर, चाहे वो क्रिश्चियन स्कूल हो, चाहे किसी भी जाति के व्यक्ति का स्कूल हो, भारत माता की जय बोलना हमारा नैतिक अधिकार है और हमारा धर्म और कर्म भी बनता है और हमको बोलना चाहिए। तो कलेक्टर को मैंने निर्देशित किया है कि हर स्कूल में प्रेयर के बाद, प्रार्थना के बाद भारत माता की जय बच्चों से बुलवाना ही कंपलसरी है। जब हम यहाँ से उठ के जाएंगे, प्रिंसिपल पे FIR हो, इसकी क्राइस्ट स्कूल की मान्यता समाप्त हो और दंडित शिक्षक पे कार्रवाई हो और प्रिंसिपल पे FIR हो और शासकीय भूमि की बाउंड्री हटाकर खेल मैदान घोषित हो। मैंने खसरे की नकल SDM और तहसीलदार को दे दी है। एक तो वो जो डिमांड थी भैया की FIR की, तो FIR उसमें हो चुकी है, संशोधन हेतु आवेदन भी दिया है, उसमें जो जांच होगी तो उसमें संशोधन हो जाएगा। संभवतः उसमें पुलिस कार्रवाई होगी। स्कूल प्रबंधन की तरफ से अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। स्कूल प्रबंधन अपना जवाब DO को सबमिट करेगा। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विनोद कुशवाहा जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो चूंकि छावनी में तब्दील है स्कूल, क्या कुछ स्थिति वहां पर है फिलहाल अभी इस मामले में? कहां तक कार्रवाई के बाद क्या लोग शांत हुए हैं, उनका गुस्सा शांत हुआ है, पेरेंट्स को समझाइश दे दी गई है, मान गए वो? ये पूरा मामला कल का है। इसमें एक स्कूली छात्र जो 8वीं क्लास में पढ़ने वाला जो छात्र था, वो जब राष्ट्रगान हो रहा था सुबह जब उससे राष्ट्रगान के बाद जब उसके मुंह से भारत माता की जय निकल गया, तो वहीं के जो टीचर ने उसकी कॉलर पकड़कर बाहर निकाला और उससे कहा प्रिंसिपल सर के पास जाइए, आपने ये हरकत क्यों की? जब वो अपनी क्लास में पहुंचा और क्लास टीचर ने उससे ये कहा। ठीक, यहाँ मैं विनोद आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ क्राइस्ट स्कूल के प्रिंसिपल जुड़ रहे हैं और बहुत स्वागत है आपका। आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि क्या आपके स्कूल में भारत माता की जय के नारे नहीं लगाने दिए जाते और क्या भारत में रहकर भारत माता की जय नहीं बोलने दिया जा रहा, क्यों? थॉमस साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो क्राइस्ट स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़े, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से कोशिश करते हैं, तब तक आपको मामला पूरा बता देते हैं। मिशनरी संस्था के क्राइस्ट स्कूल का ही दरअसल ये मामला है, जहाँ के प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे जानकारी स्वयं ही लेंगे कि आखिर ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। क्राइस्ट स्कूल की ये तस्वीरें जहां पर भारत माता की जय कहने पर सजा दी, हालांकि 2 टीचर्स पर FIR हो गई है। गृह मंत्री खुद एक्टिव हुए इस पूरे मामले के बाद और आपको ये बता दें कि माहौल इतना गर्मा गया कि पूरे स्कूल को छावनी में तब्दील किया गया और ये जानकारी मिल रही है कि टीचर ने 4 घंटे तक उस बच्चे को बैठाए रखा जमीन पर क्योंकि उसने भारत माता की जय कहा था। विनोद कुशवाहा हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। विनोद, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो बोलना नहीं चाह रहे हैं या क्या दिक्कत है? हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्कूल की तरफ से कोई सफाई आई है इस मामले में? जी, स्कूल की तरफ से पूरे मामले में पहले कहा कि छात्र झूठ बोल रहा है। जब जो हिंदू संगठन है और बीजेपी के कुछ नेता वहां सब आ गए और उन्होंने भाई घेराव कर दिया। पूरा क्राइस्ट स्कूल का जो मैदान था पुलिस छावनी बन चुका था।
और जब जो छात्र भी वहाँ जो छात्र था वो आया था, उसने वहां पर बैठकर सभी को बताया कि मेरे साथ इस तरीके से मैंने जब भारत माता की जय बोला तो उन्होंने मेरे को इस तरीके से पनिशमेंट किया। तब जाकर जो स्कूल प्रबंधक है वो माना और उन्होंने एक लिखित में दिया कि आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी और हर राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। पर नहीं, फिर भी इससे पहले नहीं बोला जा रहा था। और जो बाकी बच्चों के पेरेंट्स से बात हुई विनोद, तो और भी कुछ पता चला या वो बच्चे क्या कह रहे हैं कि इससे पहले कभी नहीं बोला जाता था या बोलने नहीं दिया जाता था? इस मामले में जब स्कूल की छुट्टी हुई थी तब आईएनएच ने जो छात्र अदर क्लास के छात्र थे उनसे भी बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि हमारे स्कूल में कभी भी राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय नहीं बोला जाता। अगर हम बाई चांस बोल भी दें भारत माता की जय तो हमको पनिशमेंट भी दिया जाता था। ये तो हाँ, जिसका उदाहरण सामने। बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसकी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। तीसरी और आखिरी खबर की बात करते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर महतारी पर सियासत हो रही है। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को लेकर यह सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस पर प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने अब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगवाई जा रही छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के स्वरूप पर सवाल उठाए हैं। और चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र महतारी का मंदिर कुरूद में है। मूर्ति में 4 हाथ और हथियार अलग अलग हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो प्रतिमा बनाई है उसमें 2 हाथ और हथियार अलग अलग हैं। उन्होंने पूछा कि सरकार ने किस आधार पर प्रतिमा का चयन किया। साथ ही ये भी कहा कि संस्कृति बहुत संवेदनशील विषय है, ये चुनाव लड़ने का हथियार नहीं हो सकती। इधर पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि छत्तीसगढ़ महतारी की पहली मूर्ति कांग्रेस नेता गुरुमुख सिंह होरा ने बनवाई थी, अजय चंद्राकर ने तो नहीं बनवाई थी। उनकी 15 साल सरकार रही, कहाँ कहाँ मूर्ति लगाई है ये बताया जाए। उन्होंने तो एक भी मूर्ति नहीं बनवाई, बस कोरी बयानबाजी कर रहे हैं, उन्होंने कहा। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन के छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने को लेकर दिए बयान से विवाद की शुरुआत हुई थी। दरअसल इस पर सीएम भूपेश बघेल ने उनके बयान को छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कहा था और उन्हें छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए ये भी कहा था। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति कैसे हो इसको तय करने वाले भूपेश बघेल जी कौन होते हैं? छत्तीसगढ़ में एकमात्र छत्तीसगढ़ महतारी का मंदिर है कुरुद में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में। पवन दीवान जी और गुरमुख सिंह जी ने बनाया था, उसका 4 हाथ है, उसमें हथियार अलग अलग है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो प्रतिमा अनावृत की है, जो चित्र अनावृत किया, उसमें 2 हाथ है और हथियार अलग अलग है। तो ये किस आधार पर चयन किया गया? वो संस्कृति के स्वयंभू संरक्षक नहीं हो सकते। कौन ने उसको अधिकार दिया कि आप अपने मन से तय कर ले कुछ भी फोटो बनवा के? तो ये संस्कृति बहुत संवेदनशील विषय है, चुनाव लड़ने का हथियार नहीं होता संस्कृति। वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं और इसको सारे लोग समझ रहे हैं। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अजय चंद्राकर उसमें मंत्री थे। बताएं कि कहां कहां उन्होंने छत्तीसगढ़ माताजी की मूर्ति बनाई है। यदि उनको खुद के मूर्ति से ही प्रेरणा मिली होती तो अभी तक प्रदेश के सभी जिलों में छत्तीसगढ़ माताजी की मूर्ति लगवाए होते। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ कोरी बयानबाजी करने का काम करते हैं। तो चंद्राकर ने कहा संस्कृति बहुत संवेदनशील विषय है, इसे चुनाव लड़ने का हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। और मूर्ति को लेकर बीजेपी सवाल कर रही है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रमुख प्रवक्ता प्रदेश के, उन्होंने कहा कि जिस तरह से 4 हाथ हैं जो कुरूद में मूर्ति है मुख्य उसमें, लेकिन ये मूर्ति का स्वरूप बदलने का हक किसने दे दिया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। प्रवक्ता बीजेपी संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, मूर्ति का स्वरूप बदला गया और उसके बाद वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे कि मूर्ति का स्वरूप किस तरह से बदला गया है, जिस पर अजय चंद्राकर जी सवाल उठा रहे हैं। हेलो जी संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, फिर से रिपीट करिए, क्वेश्चन रिपीट करिए जरा। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि मूर्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है और इसमें जो मूर्तियां अब लगाने का ऐलान हुआ है, जो मूर्ति लगाई गई है उसे लेकर भी विरोध है, तो वो किस तरह से अलग है, क्या अंतर है उसमें? देखिए, कई बार देश के अंदर में, प्रदेशों के अंदर में जब मूर्ति स्थापित की जाती है हमारे आराध्य देवों की या जिनको हम मानते हैं, उस पर कई बार इस प्रकार के विषय आते हैं। इसलिए सामान्य विधायक जो पूर्व मंत्री भी रहे, यदि उन्होंने किसी बात को कहा है तो सरकार को सामने आकर ये कहना चाहिए संस्कृति विभाग के जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री जी को कि हाँ, हम इसका परीक्षण कराएंगे,
जो ओरिजिनल है, जो चीजें हैं उस पर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें राजनीति का विषय थोड़ी ना, या आप अप्रूव कर दीजिए कि हाँ यही ठीक है, या तो ये बोल दीजिए। तो उन्होंने यदि किसी विषय को रखा संज्ञान में 30 साल पहले, यदि कोई मूर्ति किसी क्षेत्र में लगी है, उसमें यदि 4 हाथ की उन्होंने बात कही है, वास्तव में क्या है, क्या स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि जब भी मूर्तियां लगाई जाती है तो इसका भी एक नियम, संवैधानिक एक विषय है। इस मूर्ति को जब तक अप्रूवल नहीं होता है, अप्रूव नहीं होता है, ये सब चीजें उसके बाद ही ये मूर्ति लगती है। या तो वो कह दें कि आपने अप्रूवल लिया है, ये किया है, तो मुझे लगता है ये कोई विवाद का विषय नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये सरकार किसी भी बात को सुनना नहीं चाहती है, ईगो का प्रॉब्लम इस सरकार के साथ। लेकिन ये तो कुछ और ही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की निकल रही है, दरअसल उससे घबराई हुई है बीजेपी और कुछ भी इस तरह के विषय उठा रही है। आप लोगों ने तो 15 साल में सुध तक नहीं ली कि ये मूर्ति को लगना चाहिए, किस तरह लगना चाहिए, और जब इनिशिएट किया जा रहा है तो आप लोगों को तकलीफ हो रही है। नहीं, देखिए ऐसा है, 15 साल में जो हमने काम किया वो उन्होंने 58 वर्षों तक काम नहीं किया। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 58 साल में सरकार में थे, क्यों नहीं किया, हमने कैसे कर दिया? तो हमने किया, वो काम छूट गया, तो हमने किया, आपने नहीं किया, सवाल ये नहीं है। और भारत जोड़ो यात्रा तो सबको मालूम है क्या है। एक्चुअली कांग्रेस जोड़ो यात्रा, कांग्रेस जिस तरीके से टूट रही है, विखंडित हो गई है, तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। तो मुझे लगता है कि एक सही टिप्पणी है, वो राहुल गांधी जी स्वयं समझते हैं। हाँ, तो मुझे लगता सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय जी, उनसे भी जान लेते हैं उनका पक्ष। सुरेंद्र जी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, आपसे समझना चाहेंगे कि मूर्ति का स्वरूप बदल दिया गया, ये तो ठीक है कि आप सभी जगह स्थापित कर रहे हैं, हर जिले में मूर्ति स्थापित होगी, अच्छी सोच है, अच्छी शुरुआत है, संस्कृति के बारे में लोगों को पता चलेगा, लेकिन मूर्ति से छेड़छाड़ या उसके स्वरूप की छेड़छाड़ कितनी ठीक है? देखिए, मूर्ति की कल्पना, मूर्ति की परिकल्पना अलग अलग ढंग से अलग अलग लोग किया करते हैं। वास्तविक में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में महतारी का स्वरूप, तो यहाँ पर जो 2 करोड़ 30 लाख लोग निवास करते हैं, वो उसके मूर्त स्वरूप है। और यहाँ की स्त्री और पुरुष उसके हाथ हैं, पैर हैं, यहाँ की धरती जो है वंदनीय है। तो प्रतीकात्मक रूप से छत्तीसगढ़ महतारी की परिकल्पना करके समस्त शासकीय स्थानों पर इनकी स्थापना की जा रही है। और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करना या उनकी अभ्यर्थना करने का तात्पर्य कोई स्थूल चीज की नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य की सेवा करना, छत्तीसगढ़ राज्य का विकास करना, यहाँ के किसानों का, यहाँ के मजदूरों का, यहाँ के गरीबों का, यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति का। भारतीय जनता पार्टी के सामने परेशानी ये है कि ये हर बात में सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता के मन में जो उत्साह की प्रवृत्ति पैदा हुई है, अपने संस्कृति और अपनी सभ्यता, अपने खान पान, बोली भाषा के प्रति जो ठीक है, इसके लिए आपने शुरुआत अच्छी की सुरेंद्र जी, लेकिन कम से कम जो सही स्वरूप है, या क्योंकि बड़ी संवेदनशील विषय होते हैं ना, ये जुड़े होते हैं लोगों की आत्माओं से, उनकी मान्यताओं के साथ, तो बहुत जरूरी। और ये जवाब यदि आप कह रहे हैं कि ये जो है संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, लोगों की पहचान के लिए, किसानों का सम्मान करने के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों का सम्मान करने की, तो अच्छी बात है, लेकिन विषय ऐसे क्यों दिए जाएं? क्योंकि जब स्थापित हुई थी सिंह की मूर्ति भी, हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, उस पर भी सवाल उठे थे कि बड़ा क्रोधित सा उसका चेहरा है और ऐसा है, तो अब सवाल उठाने का मौका बीजेपी को लगा इस बार। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, वक्त हमें देने के लिए। 3 खबर सबकी नजर में फिलहाल इतना ही, मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।